अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। मैं हूं अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं स्पिट्स का यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं अल्ताफ़ अहमद मुकल्लम खुद आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कर दिया है इस वीडियो पे क्लिक। तो बराए मेहरबानी गुजारिश है आपसे कि अगर आप बोर ना हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा, और अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो आपकी होगी मेहरबानी। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी इस सब्सक्रिप्शंस का फ़ायदा पहुँचाऊँ आपको उन तमाम ख़बरों की सूरत में, उन तमाम इंटरेस्टिंग न्यूज़ से रिलेटेड जो कि क्रिकेट से हैं जुड़ी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की आने वाली सीरीज़ के हवाले से। हम यहाँ पे बात करेंगे कि पीसीबी को यहाँ पर सरगर्म रहना चाहिए इसके लिए कि कैसे जीता जाए साउथ अफ्रीका से और किस तरह हार से बचा जाए साउथ अफ्रीका से। लेकिन यहाँ पर पीसीबी के तो नए नए शोशे, नए नए कटे रोज़ हैं खुल रहे हैं रोज़। जैसे कि मोहम्मद हफीज़ ने नया कट्टा खोला है, और मोहम्मद हफीज़ ने कट्टा जो खोला है, जो खबर मोहम्मद हफीज़ के हवाले से है जो कि ट्रेंडिंग में जा रही है, और वो खबर क्या है कि मोहम्मद हफीज़ ने की है मोदबाना गुजारिश कि मुझे खेलने दिया जाए टी10 खेल के मैं वापस आ जाऊँगा और फिर मैं टी20 भी खेल लूँगा पाकिस्तान की जानिब से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि मोहम्मद हफीज़ की ये खुशफहमी है या वाकई उनको टी20 में खिला लिया जाएगा। तो अगर हम पिछली सीरीज़ की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ की इस खुशफहमी से हम लोग ज़रूर एग्री करेंगे कि मोहम्मद हफीज़ ने ऐसा तगड़ा परफॉर्म किया था कि उनकी जगह तो भाई बनती ही बनती है, और अगर हम उनको टी20 में नहीं डालते तो पाकिस्तान की कमज़ोर टीम मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोहम्मद हफीज़ की इस रिक्वेस्ट की कि वो चाह क्या रहे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई खेलना ही है टी10 लीग, और टी10 लीग से उनको एक अच्छे आने हैं पैसे। और अगर हम पैसों की बात करें तो पाकिस्तान में पैसों के हवाले से क्रिकेटर्स को ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका है। अगर हम मोहम्मद आमिर के मुद्दे की बात करते हैं और अगर हम यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ के इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये पॉइंट भी गिर्द घूम रहा है पैसे के। मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने पिछले दिनों में दरिया दिली का किया था मुजाहरा और अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसी लड़के के कर दिया था हवाले ताकि लड़कों को मिले सपोर्ट, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ के पास अच्छे पैसे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ब्रेड एंड बटर तो उनका क्रिकेट ही है और उन्होंने मुख्तलिफ लीग से पैसा ही तो कमाना है, क्रिकेट खेल ही तो पैसा कमाना है। सुना है कि उनका कोई बिजनेस भी है, लेकिन बात यह है कि अगर क्रिकेट से उनको पैसा आ रहा है तो भाई पीसीबी का क्या जाता है, पीसीबी को क्या तकलीफ है, पीसीबी को क्या मौत पड़ती है, उसको पैसा आने दिया जाए, उसका 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो बनता है बनने दिया जाए। अगर उसके असासा जात इस क्रिकेट की वजह से बनने तो पीसीबी को क्या है मौत। लेकिन पंगा यहाँ पे पीसीबी का नहीं, यहाँ पे तो पंगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ का है। अगर मोहम्मद हफीज़ वापस आते आते हो जाते हैं कोरोना का शिकार, खुदा ना ख्वास्ता, तो ये सीरीज़ पड़ जाएगी ख़तरे में और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी कम। यहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ मोहम्मद हफीज़ के हवाले से तो मोहम्मद हफीज़ की ज़ात को शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट सपोर्टर अब सब लोग यही चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे तगड़े प्लेयर मौजूद होने चाहिए जो कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बैटिंग को दे सकें चैलेंज। और इसी तरह जब हम बात करते हैं मोहम्मद हफीज़ की, तो मोहम्मद हफीज़ की इस बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं। और अगर हम बात करते हैं इंडिया वालों की, तो भाई जब हम इंडिया की बॉलिंग बैटिंग की बात करते हैं तो भाई इंडिया के पैसे की क्यों नहीं बात करते। इंडिया वाले पैसे भी तो ज़्यादा देते हैं, और जब वो ज़्यादा पैसे देते हैं तो परफॉर्मेंस तो निकलनी है। जब एक बच्चा पैदा होता है, होश संभालता है, क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि फेम, उसके बाद दिखता है पैसा। और वालिदैन को भी क्या नज़र आता है कि अगर ये बच्चा हमारा कुछ टाइम इन्वेस्ट कर दे, अगर उस बच्चे को एज अ कैरियर एक हार्ड वर्क इन्वेस्टमेंट की जाए कि उसने क्रिकेटर बनना है तो इसको रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो पैसा ही तो है मेरे भाई। क्रिकेट भी तो एक बिजनेस है, क्रिकेट भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम है, ब्रेड एंड बटर है। यहाँ पे अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर ने भी तो यही कहा है। मोहम्मद आमिर जो कि गुजर खान से जिनका ताल्लुक है, अपना पिंडी बॉय है, वो कहते हैं अगर पीसीबी सानू खिड़ा लवे तो सानू क्या तकलीफ है कैसे लीगा खेड़ी है। तो बात यह है कि पीसीबी भी अगर उनके पैसों का आना जाना लगाई रखे तो क्यों उन्हें क्या तकलीफ है कि वो लीग्स में खेलें या इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हों। मोहम्मद आमिर हमेशा से काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं, हमेशा से काफ़ी डोमिनेटर रहे हैं, और उनकी यही खूबी है कि
वो अगर छोटे मोटे मैच में ना भी चले तो जो प्रेशर वाले मैचेस होते हैं फाइनल सेमीफाइनल में तो वो लाजमी परफॉर्म करते हैं। आपको याद ही होंगी उनकी परफॉर्मेंसेस। तो बात मोहम्मद आमिर की जो है वो भी किसी हद तक जायज़ है कि उनको भी तो पैसा चाहिए। अगर उनको पीसीबी कंसिडर नहीं कर रहा तो उनको लीग्स तो खेलनी है, और अगर वो लीग नहीं खेलेंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा, फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो बात तो ये है कि ये पैसा बहुत है इम्पॉर्टेंट। और फिर हम बात करेंगे कि इंडिया में अगर टैलेंट ग्रूम हो रहा है तो उसमें एक बड़ी रीज़न है पैसा। यहाँ पर हम बात करते हैं आकिब जावेद की। आकिब जावेद की अगर आप कोई वीडियो देखें तो आपको, मुझे लगता है कि आएगा मज़ा, क्योंकि बंदा थोड़ा सा रूड है, सख्त है, डिसिप्लिन टाइप का बंदा लग रहा है। और उसने जो कुछ बातें की हैं, आकिब, आपको पता है आकिब जावेद बड़ा मशहूर है इस हवाले के कि वो इमरान खान की स्पेशल सिलेक्शन पर आए थे वर्ल्ड कप से पहले। और वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने जीता था 1992 में, एक वाहिद वर्ल्ड कप, उन हीरोज़ में एक आकिब जावेद का भी नाम है। तो आकिब जावेद अमूमन बड़ी सुथरी खरी बातें कर जाते हैं। तो अभी उन्होंने सुथरी खरी बात क्या की, सबसे पहले तो उन्होंने खुशी का इजहार किया है अपने ताबिश खान के लिए। ताबिश खान के बारे में उन्होंने कहा कि ताबिश खान इतने अच्छे से अरसे से परफॉर्म करता आ रहा है, तो इस सिलेक्शन में एक सबसे अच्छी जो चीज़ नज़र आई कि ताबिश खान को मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने कुछ पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ भी किया है, और उस पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ को भी हमें बर्दाश्त करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने यही तो कहा है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन पे कायम रहें, उस डिसीजन को ऑन करें, उस डिसीजन को फॉलो करें, उस डिसीजन को बैकअप करें। अगर पहले तो सोच समझ के फैसला करें, और जब आपने फैसला कर लिया तो फिर उस फैसले पर कायम भी रहे। ये बात उन्होंने की मिसबाहुल हक के हवाले से, और बात उनकी किसी हद तक जायज़ है कि मिसबाहुल हक को 2-2 ओहदे देने की कोई तुक ही नहीं बनती थी। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? तुक से मुराद ये है कि जब मिसबा जब रिटायर्ड हुए तो उनको अगर वो सिलेक्शन कमेटी में डालते तो वो तो बात थी ठीक, क्योंकि मिसबा काफ़ी अरसे से अपने आसपास जूनियर्स को देखते आ रहे थे, तो सिलेक्शन में उनको हो जाती सहूलत। लेकिन ये आपने कैसे कर लिया फैसला कि जिस मिसबा ने सिर्फ क्रिकेट खेली है, खिलाई नहीं, सीखी है, सिखाई नहीं, वो आते साथ कैसे आपके टॉप के कोच बन जाएंगे? उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो उनको आपने कोचिंग दे के बहुत से सीनियर्स को किया क्रॉस, जिसका रिजल्ट निकला ये कि कुछ ख़ास आपको उनसे हसूल नहीं हुआ। तो बात यह है कि आकिब जावेद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आकिब जावेद ये भी कह रहे हैं कि ये जो नया टैलेंट है भाई, नया टैलेंट को तो मौका देना है, पुराने टैलेंट का क्या करना है, अचार डालना है उसका। पुराने टैलेंट में आपने मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक का अचार डाला है। मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक को क्यों नहीं रिस्पेक्ट दी जा रही, उनको क्यों नहीं टूर्नामेंट्स में खिलाया जा रहा, उनको क्यों नहीं वो रिस्पेक्ट दी जा रही? वो डिज़र्व करते हैं, पूरे दुनिया में वो लीग्स खेलते हैं और टॉप परफॉर्मर की हैसियत से देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की उस अचीवमेंट की जो कि इन बड़ी टीमों का जो पाकिस्तान में आना है, ये हम सब के लिए बाइस मुसरत, बाइस फ़ख्र है। तो हम बात करते हैं कि जब ये यहाँ पर आएंगे तो हमने इनको रिस्पेक्ट भी देनी है, इनको प्रोटोकॉल भी देना है, इनको सिक्योरिटी भी देनी है। और मैं समझता हूँ कि इनको हमने ऐसे ग्राउंड्स भी प्रोवाइड करने हैं जिन ग्राउंड्स का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ग्राउंड है? सॉरी टू से, जो आज प्रैक्टिस की वीडियोस देखी, साउथ अफ्रीका की टीम जहाँ प्रैक्टिस करी थी वो कोई मज़े का ग्राउंड नहीं था, कोई लोकल सा ग्राउंड लग रहा था। तो जिस तरह के ग्राउंड्स हमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में नज़र आते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान क्योंकि अब बेहतरी की जानिब जा रहा है, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमारे यहाँ मज़ीद ग्राउंड्स भी बनेंगे, इंटरनेशनल ग्राउंड्स, और जो मौजूद हैं उनका भी स्टैंडर्ड बेहतर किया जाएगा। आज की खबर सुनने में ये भी आई थी कि रावलपिंडी में कोई नया ग्राउंड बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, क्या इसकी है कैपेसिटी, ये इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे जब भी मिलेगी डिटेल। बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। तो मेरे भाई बाबर आजम कब तक हम बाबर आजम गिनते रहेंगे भाई? बाबर आजम के बाद भी तो किसी को चाहिए। जब हम इंडिया की टीम की बात करते हैं, इंडिया की टीम के परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी। तो मेरे भाइयों, क्यों नहीं पीसीबी इस तरह के लड़के जो है वो ट्रेन कर सका, इस तरह के टैलेंट को ग्रूम क्यों नहीं कर सका? क्यों ऐसा कोई भी लड़का जब अच्छा खेलना शुरू करता है तो उसको उठा के बाहर मार देते हैं? कहाँ गया वो उमर अकमल, कहाँ गया कामरान अकमल, कहाँ गया अहमद शहजाद, बहुत से ऐसे बड़े नाम जैसे इमरान नज़ीर सॉरी जैसे इमरान नज़ीर माजी में हो गए थे गायब, इसी तरह अहमद शहजाद गायब हो गए, इसी तरह उमर अकमल, कामरान अकमल को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा।
तो बात यह है कि जो नया टैलेंट आ रहा है, नए टैलेंट को तो आपने रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन पुरानों को आपने क्या करना है, अगर उनको रिटायर्ड भी करवाना है तो भाई एक तरीक़ाकार होना चाहिए। और बात यह है कि जो नए लड़के हैं उनमें से कौन सा लड़का ऐसा है जिसको आप बैक एंड पे कोचिंग देंगे। कोचिंग ये नहीं है कि आपने नया कोच लाया और वो नया कोच बेंच पे बैठ के कोचिंग करेगा, सीरीज़ के दौरान कोचिंग करेगा। सीरीज़ के दौरान तो कोचिंग हो भी नहीं सकती। कोचिंग तो मेरे भाई तब होगी जब सीरीज़ से आप आउट होंगे, जब आप अकेडमीज में जाएंगे, नेट्स में जाएंगे, जो उसके वीक पॉइंट्स होंगे उनको एनालाइज करेंगे और उस पर फिर आप हार्डवर्क कराएंगे। समटाइम 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है। बेसिकली कोचिंग तो वो है और पाकिस्तान को वो नीड चाहिए। और जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो यार ये आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि फील्डिंग हमें अच्छी नहीं लगती। फील्डिंग भाई हमें बॉलिंग दे दो, बैटिंग दे दो, फील्डिंग ना दो। तो वही हाल है पाकिस्तानी टीम का भी। यहाँ पे या बॉलिंग की बात होती है या फील्डिंग की बात होती है, या बॉलिंग की बात होती है या बैटिंग की होती है, फील्डिंग की बात क्यों नहीं होती। और जितनी भी बड़ी टीमें हैं उनमें उनका मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फील्डिंग होता है। क्या वो इंडिया हो, क्या वो ऑस्ट्रेलिया हो, क्या वो साउथ अफ्रीका हो, तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। मार्क बाउचर जो कि टीम के साथ एज अ कोच मौजूद हैं, मार्क बाउचर ने ये ज़रूर कहा है कि जी पाकिस्तानी टीम एक डेंजरस टीम है और अपने कंट्री में वो हमें आसानी से जीतने नहीं देगी। लेकिन हम लोग भी पूरी तैयारी करके आए हैं, हम लोग भी पूरी प्लानिंग करके आए हैं कि किसको कहाँ आउट करना है, बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है। और पाकिस्तान को हमने बिल्कुल भी ईजी नहीं लेना। और उन्होंने बिल्कुल इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो एक्साइटेड है यहाँ पर खेलने के लिए, वो सेटिस्फाइड है यहाँ की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी को देख के सेटिस्फाइड हैं। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह बाकी टीम भी आएंगी और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह से सेटिस्फाइड होंगे। और उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी बल्कि हमें जीत का भी मुंह देखना नसीब होगा पाकिस्तानी टीम को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लोकल क्रिकेटर्स की, सोहेब मकसूद एक लड़का हुआ करता था, वो कहाँ है आजकल? पाकिस्तान के टॉप 50 में भी नहीं है। क्यों? क्या वो कोई पर्ची था या अब वो पर्चियों की वजह से साइड पे हो गया? तो बात यह है कि सोहेब मकसूद ने किया है आज परफॉर्म, 101 कर दिया। और मज़े की बात, एक ही मैच में 300 हो गए हैं, तो मैं कहता हूँ कमाल हो गया। तो ये है साउदर्न पंजाब डोमेस्टिक लेवल का ये है मैच, और यहाँ पर 3 लड़कों ने एक ही मैच में 3 लड़कों ने 100 कर दिया, जिसमें मौजूद हैं शोएब मकसूद ने किया यहाँ पे 101, मुख्तार की बात करें तो 108 नॉट आउट। और अगर हम बात करते हैं हुसैन तल्लत ने भी 100 झाड़ दिया है यहाँ पर। तो इस तरह के परफॉर्मर की बहुत ज़रूरत है ताकि जो सीनियर टीम में खेल रहे हैं उनको भी ये पता हो कि भाईजान अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमको ये सैड करा देंगे और नया लड़का ले आएंगे। लेकिन जब आप किसी को सैड कराते हैं तो सैड पे जाके थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस भी करवा दी करें, उसकी कोचिंग भी कर दिया करें, बजाय कि उसको 150 लड़कों से भी बाहर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम टीम्स का, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, जिम्बाब्वे हो, जिन्होंने यहाँ पर आके पाकिस्तान को इज्जत बख्शी और उनके देखा देखी सिक्योरिटी के हवाले से, प्रोटोकॉल के हवाले से अब यहाँ पर मौजूद है साउथ अफ्रीका। ये बहुत अमेजिंग जो सीरीज़ होने जा रही है। इसके साथ आने वाले दिनों में हमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड भी यहाँ पे देखने को मिलेगी और इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी विजिट करेगी। दमदार परफॉर्मर कौन से होते हैं? दमदार परफॉर्मर वो होते हैं जो ऐसा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि लग रहा होता है कि वो जल्दी टीम में आ जाएंगे। तो आज कल का दमदार परफॉर्मर मेरी नज़र में है शर्जील खान। क्या आपको लगता है कि शर्जील खान जल्दी दोबारा टीम में वापस आ सकेंगे? क्या आपको मोइन खान का बेटा पोलू पहलवान आजम खान, क्या आपको लगता है कि वो दमदार सितारा है, दमदार परफॉर्मर है? क्या आपको लगता है कि वो भी जल्दी पाकिस्तान टीम में आ सकेंगे? विकेट कीपिंग के हवाले से, अपनी हार्ड हिटिंग के हवाले से, पावर स्किल्स के हवाले से काफ़ी जाने जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बाबर आजम के हवाले से। क्या बाबर आजम परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर डाउट इसलिए हो रहा है कि हमीज़ा मुख्तार ने फिर एक नया खोल दिया है कट्टा, और नई एक वीडियो में कुछ नई आगे की हैं बातें। नहीं पता ये लड़की झूठी है या सच्ची, नहीं पता कि इस केस का क्या होगा एंड। लेकिन उस वीडियो में उस लड़की का रोना, उस वीडियो में उस लड़की की
आहें बद्दुआएं बाबर आजम के लिए देख के अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग हैं बाबर आजम के फ़ैन। हम लोग समझते हैं कि बाबर आजम एज अ परफॉर्मर बहुत अच्छा है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम के वो हैं कैप्टन, और उन्हीं की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से भी हम लोग ये सीरीज़, ये मैचेस जीतेंगे। लेकिन हमीज़ा ने आके बहुत सख्त बयान दिया है उनके हवाले से। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अब क्या चाहती हैं, अब आप चाहती क्या हैं, तो वो उन्होंने कहा कि जी मेरी तो ना रही है इज़्ज़त, ना रही है कुछ ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं रहा, और मेरी अब जो जीने का मिशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैंने बाबर आजम का करना है बेड़ा गर्क। मेरा तो कुछ नहीं रहा और मैं बाबर आजम का भी कुछ नहीं छोड़ूंगी। सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और जो ये आखिरी जुमला कहने जा रहा हूँ माज़रत के साथ, उनके मुंह से सुना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, हो सकता है यकीनन बल्कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, कि बाबर आजम के लिए उन्होंने जो सज़ा तजवीज़ की है, जो वो चाहती हैं कि बाबर आजम को सज़ा मिले, वो कहती हैं कि बाबर आजम को सज़ाए मौत हो। कानूनी तौर पे जो सज़ा सुनने में आई थी वो 25 साल कुछ इस टाइप का सुना था, लेकिन इनकी दिली ख्वाहिश है कि मुझे बाबर आजम से और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ कि उसको हो सज़ाए मौत। बहुत सख्त अल्फाज है, मैं समझता हूँ, और लेकिन जिस तरह वो रोई, जिस तरह वो अपने 10 साल की दुहाई देती हैं, तो वल्लाह आलम कौन सच्चा है कौन झूठा है। आपको क्या लगता है कि इस केस का क्या होगा एंड, और आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई कितनी है? बाबर आजम पे कानूनी तौर पे भी थोड़ी सी इस टाइम रिलैक्सेशन दी गई है, और एक चीज़ का मुझे सख्त डर है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि हमीज़ा का बयान ये है कि बाबर आजम बहुत डरपोक आदमी है। उनका ख्याल है कि ये बहुत लेस कॉन्फिडेंट होता है, उनका ख्याल है कि ये जब परेशान होता है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या इस बात का ये मतलब तो नहीं कि इस तमाम सिनेरियो में इस टाइम बाबर आजम परेशान है? क्या बाबर आजम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे? क्या बाबर आजम पिछली सीरीज़ में जो बैठे रहे हैं वो अंगूठे का ही रीज़न था? तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि जब हम बाबर करते हैं तो हमारे पास और परफॉर्मर होना भी ज़रूरी है, ऐसे परफॉर्मर होना ज़रूरी है कि बाबर के अलावा भी हमें वो जितवा सकें। कुछ लास्ट न्यूज़ आपसे शेयर करूंगा शाहिद अफरीदी लाला के हवाले से। शाहिद अफरीदी लाला ने क्या कह दिया? लाला कहता है कि PSL में कश्मीर की टीम भी होनी चाहिए। बड़ी बात की है, और हमेशा ये लाला इस तरह के बयान देते रहते हैं, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं जिससे ये लोगों का दिल जीतते हैं, और ये भी एक बड़ी बात की उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत लोगों को ये बात उनकी पसंद आई होगी कि PSL में जम्मू आज़ाद कश्मीर की भी टीम होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? कि आपको ये होता हुआ लगता है कि कश्मीर की टीम ये डालेंगे, या सियासी मामलात की वजह से मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है? लाला ने ये भी कह दिया है कि केड़ा नवा टैलेंट, ये जो आप नवा टैलेंट कर रहे हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया और कहाँ गया। शोएब मलिक की सपोर्ट की, मोहम्मद हफीज़ की सपोर्ट की, कि इनकी मौजूदगी में आप नए टैलेंट का क्या करना है? आपने नए टैलेंट को इनके साथ मौका दें, उनको परफॉर्म करवाएं, उनको ग्रूम करवाएं, लेकिन पुराने लड़कों को भी रिस्पेक्ट दें। आपके पास अगर तो इन लड़कों से शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ से कोई बेहतर लड़का है तो ज़रूर उसको चांस दें, लेकिन ऐसा होना मुश्किल हो जाएगा। इवन कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि आपके जो लड़के ड्रॉप हुए हैं वहाँ पर तो आपकी कंसिडरेशन में एक वो लड़का भी था जिसको आप टेस्ट का कैप्टन बनाने जा रहे थे। आमिर के बारे में शाहिद अफरीदी के क्या ख्यालात हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आमिर बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहते हैं शाहिद अफरीदी के हवाले से। नजम सेठी और शाहिद अफरीदी का वो हमेशा नाम लेते हैं कि उन्होंने मुझे कम बैक करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। बाकी वो क्रेडिट किसी को नहीं देते। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सपोर्ट की थी, और उसके बाद वो जो शाहिद अफरीदी हैं वो ये कहते हैं कि आमिर वाले मामले को PCB जानबूझ के तूल दे रहा है, उसको हल ही नहीं करना चाह रहा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। और जो है मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से वो कहते हैं कि ये बैठ के बात हो सकती है। बल्कि मोहम्मद आमिर के हवाले से मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये खबर भी सुनने में आ रही है कि मोहम्मद आमिर बिल्कुल विलिंग हैं दोबारा पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या उनको खिलाया जाएगा, क्या उनको डिज़र्व करते हैं खेलना, क्या उनकी सिलेक्शन बनेगी, उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया कौन होगा, कैसे होगा, उनको इन किया जाएगा तो किसको आउट किया जाएगा। क्या अब उनके जहन में ये नहीं आ रहा है
कि यहाँ पर मिसबा और वक़ार हैं। तो बात तो है थोड़ी अजीब सी, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ये एक बड़ा प्लेयर है। तो शाहिद अफरीदी तो ये कहते हैं कि जी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लड़कों से बात करनी चाहिए, लड़कों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो ये कहते हैं कि लड़कों को कॉन्फिडेंस दे के उनको ब्रेव बनाया जाए, ना कि उनको डरपोक बनाया जाए। डरपोक कभी भी अच्छा परफॉर्मर नहीं हो सकता। वीडियो के एंड पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे फास्ट बॉलर देखे होंगे मेंस में जो कि हमें बड़ा करते हैं इम्प्रेस। जैसे मेरा फेवरेट है शोएब अख्तर, वकार यूनुस था, ब्रेट था, मतलब स्पीड से आके जिन्होंने सत्यानाश कर दिया बैट्समैनों का। जब वो बॉल करने आते थे, जब वो अपने रनअप से दौड़ते हुए आते थे तो वैसे ही डर लगने शुरू हो जाता था। और ऊपर से उनके नखरे, स्टाइल, मस्तियाँ, बदमाशियाँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा शोएब अख्तर की पसंद रही हैं। तो आपको पसंदीदा कौन है? लेकिन उससे भी पहले आपने मुझे ये बताना है कि आप क्या वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वुमेन क्रिकेट की टीम में अगर हम फास्टेस्ट बॉलर की बात करें तो वो कौन रही हैं या रही थी? यहाँ पर 3 वीडियोस मैंने देखी जो कि बड़ी इम्प्रेसिव थी। एक लड़की जो फास्ट बॉलिंग कर रही है साउथ अफ्रीका की जानिब से, 31 साला शबनम इस्माइल, शी वाज वेरी इम्प्रेसिव। इसके बाद हम एलसी पेरी की बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। सो स्मार्ट, सो क्विक, बहुत अच्छी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कायनात इम्तियाज़ की, तो वो भी पाकिस्तान की एक मेन फास्ट बॉलर है। तो आपने सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सी टॉप बेहतरीन फास्टेस्ट बॉलर है और आप किससे इम्प्रेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपने पूरी देखी है या आधी देखी है, बोर हुए हैं या नहीं हुए, इसके बारे में आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो आपने शायद नहीं करना, मुश्किल है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो ये आपका होगा मुझ पर एहसान, मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि चैनल है नया, स्टार्ट अभी किया है। देखते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ कैसे जाता है। कोशिश करूंगा मैं, लेकिन मुझे आपकी चाहिए होगी सपोर्ट। तो जिन्होंने कर दिया है अभी सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इस सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।